हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है आप लोगों का। और आज है 11 अगस्त का, हम 11 अगस्त 2020 का जो है प्रीलिम बूस्टर हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा गलती से 10 अगस्त लिखा गया है। तो चलिए हम न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है बीज, ठीक है। बायो कंपोस्ट इन रिच इको फ्रेंडली ग्लोबुल, ठीक है। ये IIT कानपुर ने एक स्पेशल टाइप का जो है मतलब सीड विकसित किया है। बॉल साइड से सीड जो है बॉल के आकार का है। ये इसलिए विकसित किया है कि विच विल हेल्प फार्मर इन प्लांटेशन इन सेफ्टी इन कोरोना टाइम। मतलब IIT कानपुर का कहना है कि मतलब नो नीड ऑफ डिगिंग पिट। मतलब कभी भी होता है कि कभी कोई चीज़ बुआई करने के लिए आपको गड्ढा करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मान लीजिए ये एक आपने क्यारी बना ली, इसमें इंडिविजुअल इंटरवल में आपको गड्ढा करना पड़ता है, फिर आपको कुछ बुआई करनी पड़ती है। IIT कानपुर का कहना है कि आप जो है इस सीड बॉल को, जो इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ सीड और कंपोस्ट और क्ले इस सब के मिला के बनाया गया है, इसको विदाउट नो नीड ऑफ डिग, मतलब गड्ढा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही बस उसको जो है आप उसकी बुआई कर दीजिए। और ज्यों ही दिस सीड बॉल आर थ्रो एट एम, ऐसे ही मतलब जिस प्लेस पे आपको एम करना है उस प्लेस पे इसको फेंक भी देंगे। दे विल जर्मिनेट व्हेन मतलब जब जो ही ये पानी के उसमें आएगा, क्या कहते हैं, कांटेक्ट में, ऑटोमेटिक ये जो है बीज अपने आप इस टाइप का जर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब आपको कोरोना टाइम में कोई डिग करने की ज़रूरत, कोई गड्ढा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो सोशल कांटेक्ट, केवल आप अकेले जाइए और जहाँ पे आपको चाहिए उस वहीं पे आप उसको फेंक दीजिए। जो ही वाटर के कांटेक्ट में वो आएगा, ठीक है, वो अपने आप इस तरह का अपने आप निकल जाएगा बीज इसमें से और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले न्यूज डिस्कशन पे। ये जो बीज है ये एक्चुअली में जो है राइट इंग्रेडिएंट, इसमें सब कुछ मिलाया गया है बहुत ही अपने लेवल पे, ठीक है। ये जर्मिनेट अर्ली, ये समय से पहले ही बल्कि अंकुरित हो जाएगा। यूटिलाइज मानसून, ठीक, ये मानसून को भी यूटिलाइज करेगा। प्लांट एज मेनी ट्री एज पॉसिबल विदाउट रिस्किंग लाइव अप, मतलब करा कि आप जितना चाहिए उसको उसमें बुआई कर सकते हैं कोविड-19 में विदाउट किसी के सोशल कांटेक्ट के। इसका नाम है बायो कंपोस्ट। बायो कंपोस्ट क्योंकि इस बीज में जो है बायो कंपोस्ट भी मिलाई गई है, इको फ्रेंडली ग्लोलूप। तो ये IIT कानपुर का है। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। एक्चुअली में है क्या, मैं बताता हूँ। आप ये देखिए, खुशहाल किसान समृद्ध राष्ट्र, जब भी आप मेंस की राइटिंग करिएगा तो उसमें आप जो है ये 11 ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजनाएं हैं, जिसमें आप याद रखिएगा, ये देखिए है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। इसके लिए आप जो है इसको आप एक बार मैं बढ़ा कर दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए सेंटर शेयर दिया गया है 3250 करोड़ का। ऐसे छोटे छोटे बहुत से जो है 11 हैं, ठीक है। नाम है ग्रीन कृषोन्नति योजनाएं, जिसमें 11 योजनाएं हैं, जिसमें है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 3250 करोड़ की योजना है। ये हमारे देश में जो फार्मर के वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई गई उसमें से एक स्कीम है। तो आइए हम देखते हैं इस स्कीम में है क्या। एक्चुअली में क्या है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो 3250 करोड़ था उसमें 553 करोड़ को रिलीज कर दिया है, ठीक है, टू स्टेट, कि आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन को प्रमोट करिए, पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये है इसलिए कि ये एक्चुअली में देखिए, ये सरकार जब बनी थी पहली वाली NDA अप्रैल 2014 में, उस समय इसको लॉन्च किया गया था इंक्लूसिव ग्रोथ इन फार्म में जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बनाया गया था मैकेनाइजेशन, और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया था।
और इसका एम है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, प्रमोट द यूजेज ऑफ फॉर्म, मतलब जो हमारे फील्ड है, फील्ड में जो है मैकेनाइजेशन को क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए है। और ये जो इंक्रीज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ कल्टिवेटर, मतलब कह रहे हैं कि 2 किलोवाट पर हेक्टेयर के पावर को जो है इंक्रीज करना है। मतलब हमारे यहाँ मैं आपको बता दूँ 0.47 किलोवाट पर हेक्टेयर है अभी हमारे देश में औसतन। मतलब कि हमारे देश में 1 हेक्टेयर में बस 0.47 किलोवाट पावर का यूज किया जाता है। बहुत कम पावर का यूज़ किया जाता है। या तो उसको मतलब कन्वेंशनली बैल से खेती कराई जाती है या नॉर्मल छोटे ट्रैक्टर से खेती कराई जाती है। तो गवर्नमेंट का करना है कि आप अपने फील्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज़ करिए, जिससे मतलब आपके फील्ड में जब तक 1 हेक्टेयर में 2 किलोवाट या 2000 वाट पर हेक्टेयर की पावर ना इंट्रोड्यूस हो, तब तक वो फील्ड सही से मैकेनाइज नहीं हुई है। गवर्नमेंट का ये कहना है। अंडर द इस स्कीम में क्या होगा कि इंडिविजुअल जो फार्मर है उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। किस टाइप की सब्सिडी, मैं आपको बता दूं कि इस समय बहुत बड़े पैमाने पे कस्टम हायरिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां से छोटे फार्मरों को जो है मशीन हायर किया जा सकता है। मतलब वो कह रहा है कि इंडिविजुअल फार्मर जो हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी मशीनरी को खरीदने के लिए। और यदि वो नहीं खरीद पा रहे हैं मशीनों को, तो प्रमोट कस्टम हायरिंग सेंटर प्रमोट दिया जाएगा। एडवर्स इकोनॉमिक स्केल स्मॉल लैंडलॉर्ड फॉर, मतलब यदि कुछ मशीनें बहुत महंगी हैं तो छोटे किसानों को हम कस्टम हायरिंग सेंटर प्रोवाइड करेंगे, जहां से वो हायर करके किसी भी मशीन को अपने यहाँ खेती करा सकते हैं। इंक्रीज द रीच एंड फॉर्म मैकेनाइजेशन, मैंने कहा कि ये सब्सिडी देंगे ताकि छोटे और मार्जिनल फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन वो कर सके अपनी फील्ड में, और नहीं कर सके तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर से उसको हायर कर ले। ठीक है। क्रिएटिव हब फॉर हाई टेक वैल्यू, वहीं घूम फिर के एक ही बात है कि या तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी ऐसी मशीनों को खरीदने के लिए। अगर आप बहुत छोटे किसान हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग है आपके पास, तो आपको जो है आप कस्टम हायरिंग सेंटर से हायर कर लीजिए और आपके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन करके मतलब आपके यहाँ अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में मैकेनाइजेशन का यूज करिए। ठीक है। इंश्योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, और ऑल इंडिया लेवल पे टेस्टिंग और परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि जैसे आप मशीन का यूज़ करने के बाद आपके खेत की क्या परफॉर्मेंस है और उसका सर्टिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल। हम चलते हैं आगे। मैं आपको इसमें बता ही चुका हूँ कि 11 योजनाएं हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एक कृषि योजनाएं, जिसमें एक योजना आपकी ये है सब मशीन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये आर्टिकल हो गया। हम चलते हैं आगे। फॉर्म ऐप। ठीक है, मैंने कहा था ना कि एक कस्टम हायरिंग सेंटर को मैंने कहा था ना कि एक जो है फॉर्म ऐप बना हुआ है। इससे आप जो है किसी भी मशीनरी को, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेवलप ए मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप सी कस्टम हायरिंग सेंटर फॉर्म मशीन, मतलब ये फॉर्म मशीनरी आपको मशीन चाहिए, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं, बड़े उपकरणों को नहीं खरीदना चाहते, तो आप कस्टम हायरिंग सेंटरों से आप हायर कर सकते हैं। और ये जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है। ये इनकरेज, ये मिशन इसलिए है कि ये जो मार्जिनल फार्मर और छोटे फार्मर हैं वो मशीनों को रेंटल बेसिस पे ले सकें। मतलब जिसे आपको ज़रूरत है आपने लिया, अपना काम किया, फिर वापस कर दिया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विदाउट हैविंग नो परचेज ऑफ सच, मतलब आप इतने बड़े उपकरणों को खरीदिए मत, केवल लीजिए, अपना काम करिए, वापस कर दीजिए। दिस ऐप भी फर्दर मॉडिफाई इज गिवन द एक्रोनिम फॉर्म ऐप। ठीक है, ये फॉर्म ऐप के नाम से जो है ये ऐप चल रहा है। और बहुत से मैंने देखा है कि बहुत से इसकी ज़्यादा कई रिपोर्टों में मैंने देखा कि इसको बहुत सही रिस्पांस जो है फार्मर दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग आगे। इंडस वाटर ट्रीटी,
देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को ज़रा देख लीजिएगा। ये एक्चुअली में ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में कराई गई थी। इसको थोड़ा देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान के बीच में कराई गई थी, और जो मीडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। ये ऊपर की नदियाँ देखिएगा, ये है सिंधु, ये है झेलम, और ये नीचे है चेनाब। ठीक, इन नदियों का यूज का राइट पाकिस्तान के पास है। और ये जो नीचे है रावी और सतलज और ये ब्यास, ये इन 3 नदियों का एक्सक्लूसिव राइट इंडिया के पास है। याद रखिए, एक्सक्लूसिव राइट मतलब उस पर वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, किसी के लिए हो, एक्सक्लूसिव राइट इंडिया के पास है। चाहे उस पर कोई पावर प्लांट बनाए, ठीक है, हाइड्रो पावर बनाए। लेकिन जो ऊपर की नदियां हैं, वेस्ट नदी, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका राइट तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया इसका डोमेस्टिक और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। और इसमें क्या कहा गया था, 56 साल पुरानी ट्रीटी थी। वर्ल्ड बैंक उस समय जब ट्रीटी हुई तो ये कहा गया था कि हर 6 महीने में ये लोग दोनों पार्टी मीटिंग करेंगे और ये देखेंगे कि पानी का लेवल कितना है, क्या है, और इस पे बात करेंगे सब लोग। तो पाकिस्तान ने अभी भी इंडिया से जो है इस मीटिंग को बुलाया, लेकिन इंडिया ने इस मीटिंग को रिफ्यूज़ कर दिया। उसका कारण ये है, इंडिया हैज़ रिफ्यूज रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान टू होल्ड ए मीटिंग ऑन इशू ऑफ वाटर ट्रीटी। अटारी चेक पोस्ट पर उन्होंने कहा था कि मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाए। इंडिया ने कहा नहीं ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। उसका कारण है कि जब कई बार इंडिया पे हमले हुए, उरी का हमला हुआ, तो इंडिया ने भी कहा कि हम लोग मिल के बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान ने ये मना कर दिया था। तो शायद उसी चीज़ का ये रिटेलिएशन है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि इसमें प्रोविज़न क्या है। 1960 में कराई गई थी वो बैंक के मीडिएटर में। हमारी तरफ से उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। और जो हमारा मीडिएटर था वो वर्ल्ड बैंक था। और मैंने बताया है कि जो इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर वाटर ईस्टर्न रिवर, जो ब्यास, रावी और सतलज है, वो एक्सक्लूसिव यूज है इंडिया के पास, ठीक है। और जो वेस्टर्न रिवरें हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। ये जो नीचे की रिवर है, याद रखिएगा, ये जो नीचे की रिवर है, ठीक है, इसका एक्सक्लूसिव यूज़ इंडिया के पास है। मतलब चाहे डोमेस्टिक यूज हो, चाहे हाइड्रो पावर यूज हो, चाहे कुछ भी करे वो, ठीक है। लेकिन जो ऊपर की नदियां हैं, ये इंडस, झेलम और उसके ठीक नीचे जुड़ी हुई चेनाब, उसमें क्या है कि उसका यूज़ जो है पाकिस्तान के पास है, लेकिन स्पेसिफिक यूज़ के लिए एक्सेप्ट डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव, ठीक है, यूज और एग्रीकल्चर के लिए इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है। इस वाटर ट्रीटी में वाटर कमिश्नर जो है हर 2 साल पे एक बार मिलेंगे। वहीं उसी मिलने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही थी। वो ये देखेंगे कितना शेयर ऑफ वाटर बचा हुआ है, कितना क्वांटम वाटर यूज किया जा रहा है, इस तरह का चीज़ों को वो अपने में शेयर करेंगे। तो पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई और इंडिया ने इसको इग्नोर कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया डैम इन इंडस वाटर, ठीक है। टू यूटिलाइज वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर विच वाज एलोकेटेड इंडिया एक्सक्लूसिव, जो इंडस वाटर है जिसमें आपका रावी, सतलज और ब्यास है, उस पे इंडिया के डैम देख लीजिए। भाखरा नांगल सतलज पे, पोंगैर पंडोह डैम ब्यास पे, रंजीत सागर ये रावी पे है। आप देखेंगे पाकिस्तान, सॉरी जम्मू कश्मीर और उसका बॉर्डर बनाता है पंजाब का। ब्यास सतलज लिंक, मधोपुर ब्यास लिंक और इंदिरा गांधी नहर, ये सतलज पे है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस डैम हैज़ हेल्प इंडिया यूटिलाइज नियरली इंटायर 95% वाटर ऑफ, ठीक है। ये इन डैमों की सहायता से इंडिया 95% वाटर जो है यूज करता है ईस्टर्न रिवरों का, ठीक है। ईस्टर्न रिवरों में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्यास, सतलज और रावी, ये 3 नदियां हैं ईस्टर्न, और वेस्टर्न की हैं इंडस, झेलम एंड चेनाब। इसका यूज है पाकिस्तान के पास, लेकिन इंडिया इसका एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज भी कर सकती है।
आइए चलते हैं हम लोग आगे। बटरफ्लाई स्पीसीज ऑफ मैथरॉन। देखिए ये जो रिसेंटली एक पब्लिश हुई है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस बटरफ्लाई का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्वेश्चन आएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। ये बहुत पुराना है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर। और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो न्यूज़ रिसर्च पेपर है वो बायोडायवर्सिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ है और उन्होंने कहा है कि 140 जो रेयर स्पीसीज है बटरफ्लाई की, जिसमें 77 नई स्पीसीज है जो मैथरॉन में पाई गई है, वो 125 साल बाद इतने भारी मात्राएं में जिन तितलियों को, जिन बटरफ्लाई को हम लोग भूल गए हैं, उनमें 140 ऐसी स्पीसीज हैं जो 125 साल बाद पाई गई हैं मैथरॉन में। ठीक है, मैथरॉन कहाँ पे, मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ, जिसमें 77 न्यू हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम बटरफ्लाई हैज कोडिफाई इन इकोसिस्टम, मतलब कह रहे हैं ये लोग कि इस जोन में लास्ट टाइम जो है 1894 में, 125 साल पहले जब कोडिफाई किया गया था, तो 1894 में 78 स्पीसीज यहाँ पे पाई गई थी और इस एरिया को, मैथरॉन को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। मैथरॉन देख लीजिए एक्चुअली में कहाँ है, ये है मैथरॉन, मुंबई के पास है मैथरॉन। ठीक है, ये मैथरॉन का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑन फॉरहेड। ठीक है, मैथरॉन का मतलब होता है फॉरेस्ट एंड फॉरहेड। ये इको सेंसिटिव जोन है और इसको डिक्लेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये बहुत छोटा सा स्मॉल हिली स्टेशन है मुंबई के पास, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत आता है, वेस्टर्न घाट के पास, एकदम यहाँ मुंबई के पास है और वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही आता है। तो इस एरिया में जो है पाई गई है वो बटरफ्लाई, और उसको जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने ये जर्नल पर प्रकाशित करके कहा है कि जिन तितलियों को, जिन रेयर स्पीसीज बटरफ्लाई को हम भूल गए हैं, उसमें 144 बटरफ्लाई हमको मिली हैं 125 साल बाद। इसमें 177 बटरफ्लाई तो न्यू है जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ पे। और इसमें ये दिखा है कि मैक्सिमम डेंसिटी इसकी प्रीवियस टाइम 125 थी, जो है विंटर के समय रिकॉर्ड की गई थी, हाईएस्ट पे थी, और मानसून के समय लिस्ट पे थी। विंटर के समय 125 पाई गई थी और मानसून के समय जो है, आप सब जानते हैं कि जब पानी पड़ने वाला होता है तितलियाँ बाहर नहीं, मतलब उनकी जो है पॉपुलेशन घट जाती है, वो कहीं और चली जाती हैं। और जब मानसून उसका समय रहता है, विंटर का समय होता है, जब फूल निकलने लगते हैं तो बटरफ्लाई फिर आ जाती है। तो एक्चुअली में ये क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इसी रिसर्च पेपर का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक लॉन्ग स्टडी है बटरफ्लाई के बारे में कि अगर आपके एरिया में बटरफ्लाई हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करिए, समझ जाइए कि आपके इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है। यदि आपके एरिया से बटरफ्लाई गायब है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है आपके इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गया, हम चलते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बार बार पूछता है, याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लार्जेस्ट एनजीओ है। ठीक है, वो एनजीओ जो इंडिया में कंजर्व करती है बायोडायवर्सिटी रिसर्च को। ठीक है, ये 15 सितंबर 1883 में बना था, मुंबई हेडक्वार्टर है इसका, और लार्जेस्ट एनजीओ 1883, मुंबई हेडक्वार्टर हॉर्नबिल हाउस, सपोर्ट मेनी रिसर्च पेपर। याद रखिएगा आप लोग कि लार्जेस्ट एनजीओ है जो इंगेज रहती है कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी रिसर्च में और सपोर्ट करती है मेनी रिसर्च को। वो कहती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कि आप रिसर्च करिए थ्रू ग्रांट एंड पब्लिश, और पब्लिश करिए पेपर, पैसा हम देंगे। ठीक है, वो सपोर्ट करती है मेनी रिसर्च एफर्ट को थ्रू ग्रांट एंड पब्लिश। मतलब आप जो है इस तरह के रिसर्च पेपर पब्लिश कराइए, आप सब करिए, रिसर्च करिए, मैं पैसा दूंगा आपको। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है इसको जो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके रखा हुआ है।
ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको जो है साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके रखा है, तो ये गलत होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने घोषित करके रखा है। आइए चलते हैं हम लोग आगे आगे। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है, इसमें एक ये पोर्टल है, आप देखिए इसमें ये पोर्टल एक्चुअली में क्या है कि आप घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। एक डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब ये दिखा रहा है कि कितने मिनट पीरियड वेटिंग टाइम है, एवरेज कंसल्ट कितना मिनट करते हैं आप, 5 मिनट करेंगे, और कितने डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं इस समय, 55 लोग। उस पे जो साइट पे आप जाएंगे तो आपको दिखाएगा। और इसमें क्या है कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव नेशनल टेली कंसल्टेंट सर्विस, इसमें बहुत अच्छी बात है कि टोटल जो है कितने कंसल्ट हुए हैं, कितने डॉक्टर इस समय अटेंड कर रहे हैं, आप साइट खोल के देखेंगे तो उसमें दिखाता है। तो इसमें है क्या, एक्चुअली में क्या है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये ब्राउज पेज है। इसमें क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि 1.5 लाख अब तक लोग कंसल्ट कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और ई संजीवनी और इसको ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी इसलिए कहते हैं कि इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर जब होता है, देखिए डॉक्टर टू डॉक्टर जब कंसल्ट होता है, डॉक्टर डॉक्टर से भी कर सकता है कंसल्ट, तो वो ई संजीवनी कहा जाएगा। और जब डॉक्टर पेशेंट टू डॉक्टर किया जाएगा तो उसको ई संजीवनी ओपीडी कहा जाएगा। ठीक है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये डिजिटल डिवाइड को जो है, जो रिमोट एरिया में जहाँ ठीक से सीएससी सेंटर सामुदायिक केंद्र नहीं चल पाते हैं या अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं, तो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट टू बोथ रूरल एरिया एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी, इनको ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। रिमोट एरिया में जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं बहुत ख़राब है और अगर वहाँ पे डिजिटल सुविधा है तो आप डायरेक्ट जो है इस साइट पे आके और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये कोई एरू गैरू साइट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो हम चलते हैं आगे। ई संजीवनी एंड टेलीमेडिसिन हो गया, मैंने आपको बता दिया है कि आप देख लीजिए, एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वाइटेड सिस्टम रिस्ट्रिक्टली एक्चुअल बेनिफिशियरी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, बहुत आसानी से आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं। और इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर जब करेंगे इंटरफेस तो ई संजीवनी कहा जाएगा, और डॉक्टर टू पेशेंट को ई संजीवनी ओपीडी कहा जाएगा। ये इनिशिएटिव आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के अंतर्गत है, जो आयुष्मान भारत के प्रोग्राम है, और उसके तहत जो वेलनेस सेंटर प्रोग्राम है, उस आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत प्रोग्राम, मतलब एक सेंटर ही तो है, आपको सेंटर पे नहीं जाना, लेकिन वर्चुअल सेंटर तो आपको मिल रहा है ना। तो ये उसके अंतर्गत प्रोग्राम है, वही इम्प्लीमेंट कर रहा है आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर प्रोग्राम। ई संजीवनी ओपीडी, स्टे होम ओपीडी, एक मिनट, हाँ। तो एक्चुअली में क्या है कि स्टे होम ओपीडी हैज़ बीन डेवलप, ये जो स्टे होम मतलब घर पे ही आपकी ओपीडी आपको मिलेगी, ये डेवलप किया गया है सीडेक मोहाली द्वारा। ठीक है, तो अब ये ई संजीवनी हो गया टेली कंसल्टेंस, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो है आप किस तरह की ओपीडी की सुविधा पा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सुविधा है जो पा सकते हैं। एक है गायनोकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी नाक कान गला, एंड मे बी एंट्रियोवायरल थेरेपी, ठीक है, और फॉर एड्स HIV पेशेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इस सब के लिए है। इसमें आप एक चीज़ देख लें कि ओपीडी में जो है ऑर्थो हड्डी उड्डी इस टाइप की चीज़ें नहीं है, नॉर्मल ठीक है, ठीक ठाक ही है, कोई बहुत नहीं, लेकिन तब भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और न्यूज़ जो आज का है उस पर हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। मेरे वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा, फिर मेरा डिस्कशन सुनिएगा। तो
ऑब्वियस है कि आप लोग अब तक जो है पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM इज एम टू प्रोवाइड द यूजेज ऑफ फार्म, ठीक है, इंक्रीज। तो ये ट्रू है, आपने इसको ट्रू ही लगाया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी साइन इन कराची 2001, ये गलत है, ये 1960 में की गई थी, तो इसलिए फॉल्स है। ई संजीवनी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ब्राउज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म ओनली डॉक्टर टू डॉक्टर, तो ये गलत है, क्योंकि ओनली नहीं है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी है, डॉक्टर टू पेशेंट भी है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO इन द कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, ये ट्रू है। तो आपने क्वेश्चन कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।